फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने कई आंदोलन को देखा है। अब हम लोग रियल आंदोलन को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। इस राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो भारत अलग हो चुका था, भारत में एकता नहीं था, अब लोगों में एकता आने लगती है और यहाँ से राष्ट्रवाद नामक एक चेतना जागती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि भारत में एकीकरण ये आपका 1857 के युद्ध के बाद ही स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए तो भारत में एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत में प्राचीन काल से ही बनते आ रहा है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि भारत का एकीकरण। ठीक है, तो अगर हम लोग भारत के एकीकरण के बारे में बात करें तो भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने काल में भारत को एक किया था, एकीकृत किया था, लेकिन सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद फिर से ये एकता टूट जाती है और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त, और फिर ये भारत का एकीकरण करने में सफल होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन काल में अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और इन्होंने भी, ठीक है, इन्होंने भी भारत को एकीकरण करने का प्रयास किया है। इसके बाद अकबर ने भारत का एकीकरण किया। ठीक है, भारत में अकबर ने भी क्या किया था, भारत का एकीकरण किया। और औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने भी भारत का एकीकरण किया है। कहा जाता है कि इन्होंने 21 प्रांतों को एक किया था। ठीक है, 21 प्रांतों को एक किया था। इसी के बीच आप देखते हैं कि प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है। और इसी प्लासी के युद्ध में आप देख सकते हैं कि 1757 से लेके 1857 तक, ठीक है, 100 वर्षों तक धीरे धीरे जो ब्रिटिश होते हैं अब अपनी सत्ता स्थापित करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में वो ट्रेड करने आए थे यानी व्यापार करने आए थे, फिर धीरे धीरे वो राजनैतिक, धार्मिक कई भागों में वो शामिल होने लगते हैं और इस तरीके से हमने कई तरीके का आंदोलन भी देखा है। ठीक है, इसी के वजह से, ठीक है, इसी की वजह से आप देखते हैं कि 1857 में भारत में एकीकृत फिर से होता है। ठीक है, भारत में एकीकृत फिर से होता है यानी एकता फिर से होती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं हुई थी। लेकिन यह जो सिपाही विद्रोह था इसके वजह से भारत में राष्ट्रवाद की चेतना जागती है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद की चेतना जागती है, जिसके वजह से ये कब होता है तो ये 1857 में होता है। और ये क्यों होता है तो यहाँ से भारत का क्षेत्रीय एकीकरण करना शुरू हो जाता है। भारत का क्षेत्रीय एकीकरण शुरू हो जाता है और यहाँ से जितने भी लोग हैं भारतीय लोग, वो एक समान प्रशासन अब चाह रहे थे। एक समान प्रशासन की भी बात इन्होंने करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा इन्होंने जाना कि लोकतांत्रिक क्यों होना चाहिए, डेमोक्रेसी क्यों होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यातायात एवं संचार के साधन पे भी अपने समर्थन को दिया। संचार के साधन, इस पे भी इन्होंने बात किया। साथ ही साथ इन्होंने प्रेस का विकास किया। प्रेस का विकास इन्होंने किया। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने सभी वर्गों को शिक्षा दिया।
चाहे वो उच्च वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो या मध्यम वर्ग के हो, सबको इन्होंने क्या किया, शिक्षा प्रदान किया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसी राष्ट्रवाद में, ठीक है, इसी राष्ट्रवाद में फिर से क्षेत्रीय संगठनों का विकास शुरू हो जाता है। क्षेत्रीय संगठनों का विकास यहाँ से आप देख सकते हैं शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हम अपने भारतीय समाज के, भारतीय परंपराओं के अतीत के बारे में भी चर्चा करते हैं कि क्या हमारा अतीत सही था, ठीक है, कि इन अतीत में जो हमारे साथ बुरी घटनाएं घट रही हैं, तो क्या उस अतीत को हमें अपनाना चाहिए या उससे हमें और सुधार करना चाहिए, इस पे भी चर्चा किया गया। और इसी में आप देखते हैं कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। और यहीं से आप देखिएगा कि जो राष्ट्र है हमारा, जो हमारा राष्ट्र है, यहाँ से एक भावना जागती है। क्या जागती है? एक भावना, ठीक है, जिसमें जितने भी भूभाग हैं, भारत में जितने भी भूभाग हैं, जितनी भी जनसंख्या है, सब में एक भावना जागती है कि अब हमें देश को आज़ाद करना है। इसी के बीच हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन होता है। इसी के कारण क्या होता है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन होती है, ठीक है, जो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद में कुछ अहम भूमिकाएं हैं, जिसको हम लोग पृष्ठभूमि कहते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सी कहानी है जो आपको याद रखनी है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में राजनीतिक अस्थिरता देखी गई। यानी कि जब औरंगजेब मर जाते हैं तो उनके बाद भारत में राजनीतिक अच्छी नहीं थी, यानी कि अब भारत के राजगद्दी पे कौन शासन करेगा ये किसी को पता नहीं था। और 1720 के दशक में बहुत से क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्र भी होने लगे थे, जैसे कि मराठा, हैदराबाद, बंगाल, ये सब आज़ाद होने लगे थे। और 1720 से लेकर 1760 तक क्षेत्रीय राज्यों की स्वतंत्र होने की प्रक्रिया भी जारी रही। और 1757 में पलासी युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में राजनैतिक शक्ति के रूप में अस्तित्व में आए और उन्होंने 1800 AD तक आते आते भारत के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी जीत लिया था, यानी विजित कर लिया था। और 1857 तक भारत का संपूर्ण एकीकरण 1757 से 1857 के मध्य ब्रिटिशों ने भारत के प्रत्येक क्षेत्र, वर्ग एवं समुदाय को प्रभावित किया। और यहाँ क्षेत्र का अर्थ होता है कि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वर्ग से आशय है कि अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, सैनिक, जमींदार, ये सब क्या है, वर्ग से आशय होता है, ठीक है। और समुदाय का अर्थ होता है हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, पारसी समुदाय, ये सब समुदाय का अर्थ होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1857 से लेके 1885 के मध्य भारत में राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास देखा गया है, ठीक है। और राष्ट्रवाद के उदय के भारत में कुछ महत्वपूर्ण कारण भी बने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रवाद के उदय के भारत में कुछ महत्वपूर्ण कारण भी बनते हैं, जो हम कारण को जानेंगे। तो आप राष्ट्रवाद का उदय के बारे में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे एकीकरण हुआ प्लासी के युद्ध के बाद, ठीक है। राष्ट्रवाद कैसे आया, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और लोगों में एकता कैसे जागी, जो हम इस लेक्चर में बता चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे। देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, जैसे कि सबसे पहले अगर कारण के बारे में कहा जाए तो भारत का आर्थिक कारण, भारत का आर्थिक कारण, ठीक है।
तो भारत का आर्थिक कारण कहने का मतलब है कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया गया, जिससे निम्न वर्ग अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति, औपनिवेशिक शासन के प्रति घृणा यानी कि रोष उत्पन्न हो गए। ठीक है, और परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। उसी तरीके से दूसरा कारण होता है प्रशासनिक एकीकरण। ठीक है, प्रशासनिक एकीकरण यानी भारत का प्रशासनिक एकीकरण भी राष्ट्रवाद के कारण बनते हैं। जैसे कि ब्रिटिशों ने भारत में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ प्रशासन के क्षेत्र में भी परिवर्तन कर दिए थे, और यह सत्य ही है कि उन्होंने भारत में एक व्यवस्थित प्रशासनिक निकाय, पुलिस व्यवस्था एवं न्याय प्रणाली को जन्म दिया था। लेकिन कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में एक जैसे प्रशासन के लागू होने से प्रशासनिक एकीकरण लागू हुआ। ठीक है, जिससे भारतीय ब्रिटिशों के प्रशासनिक स्वरूप को एक रूपता से समझ पाए और राष्ट्र की भावना फिर से यहाँ जागृत होती है। इसके कई और कारण हैं, जैसे कि पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार। पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक कारण है, यानी कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। यानी इसमें कह सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार ने भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देने का कार्य तो किया है, लेकिन यहाँ आधुनिक शिक्षा का अर्थ है लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा एवं तर्क एवं विज्ञान की शिक्षा। ठीक है, और शिक्षित भारतीय वर्ग ने ब्रिटिशों से भी लोकतांत्रिक मूल्यों को भारत में लागू करने की मांग की, जिससे राष्ट्रवाद की भावना उदय होता है। यानी कि इन सभी चीज़ों को ब्रिटिशों से भारतीय ने कहा कि आप भारत में भी लागू कीजिए, लेकिन वो लागू कर नहीं रहे थे, जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि आधुनिक प्रेस की स्थापना, आधुनिक प्रेस की स्थापना ये भी राष्ट्रवाद के उदय के कारण बनते हैं। अर्थात भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना ने राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में बुद्धिजीवी राजनीतियों ने अपने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया है, जिससे कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार देखने को मिला। इसके साथ ही भारत के यानी कि भारतीय अतीत की पूर्ण खोज भी किया गया, यानी कि भारत के अतीत का खोज किया गया कि आखिर भारत का कौन सा अतीत है, क्या हमारा धर्म इतना गंदा है, ये सब के बारे में खोजा गया। तो इसमें यह पता चला कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के दौरान भारतीय विचारकों ने अतीत की पूर्ण खोज पे बल दिया और उन्होंने भारतीय अतीत के गौरवमय पक्ष को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया, यानी कि वैसे वैसे चीज़ों को लोगों के सामने पेश किया गया जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। और इसी क्रम में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रनाडे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने अतीत की खोज पे योगदान दिया और दयानंद सरस्वती ने यह भी कहा है कि भारतीयों को वेदों की ओर लौटना चाहिए, यानी कि वेदों की ओर लौटो, यह इन्होंने नारा दिया। और भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह भी बोला है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रवाद उदय के और भी कारण है, जैसे कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में कई आंदोलन होते हैं, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। ठीक है, यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने
भी समस्त भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जागृत की है और हमें बताया है कि समाज में धर्म से कैसे कुरीतियों को हमें दूर करना चाहिए और तर्क वितर्क हमें करना चाहिए। इसके बाद और भी उदय के कारण बनते हैं, जैसे कि संसार में समकालीन आंदोलन भी देखने को मिले। ठीक है, तो अब यह है कि संसार में समकालीन आंदोलन कहने का क्या तात्पर्य है। तो समकालीन संसार में कुछ आंदोलनों ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने का कार्य किया है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति हो गया, रूस की क्रांति हो गया। तो जब हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति से रूस की क्रांति तक एवं औपनिवेशिक शासन से मुक्ति संघर्ष ने भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया है कि किस तरीके से फ्रांस अपने आप को आज़ाद करता है, रूस आज़ाद होता है, जर्मनी आज़ाद होता है, उसी तरीके से भारत में भी राष्ट्रवाद की चेतना जागती है। साथ ही साथ नगरीय मध्यम वर्ग का उदय भी यहाँ से आप देख सकते हैं। यानी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में एक नगरीय मध्यम वर्ग का उदय होता है, जो ब्रिटिश शिक्षा प्राप्त कर भारतीय वर्ग का ही था और इस वर्ग ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके भारत के निम्न वर्गों तक राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक चेतना का विस्तार किया है और इसी वर्ग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी कई राष्ट्रवाद के उदय के कारण हैं, जैसे कि यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि भारत में 1857 के पश्चात रेलवे, डाक सेवाओं का विकास हो चुका था। यानी कि 1857 के पहले कुछ भी हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन 1857 के बाद हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ रेलवे बन चुका था, डाक घर थे, तार का सेवाओं का भी कई विकास हुआ, टेलीफोन ये सब का था। तो इन साधनों के विकास ने व्यक्ति एवं सूचना के प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय का सबसे तात्कालिक कारण भी एक बनता है, तात्कालिक कारण। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत में कई अकाल भी पड़े थे, तो यहाँ से आप वो भी कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद उदय होने के ये तत्कालिक कारण है। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के तात्कालिक कारण वायसराय लिटन, रिपन और डफरिन के काल में ही उदित होता है। तो ये किनके काल में होता है, तो आप कह सकते हैं लिटन, रिपन, ठीक है, और डफरिन, इनके काल में ही संभव होता है। और वायसराय लिटन की कुछ नीतियों ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के प्रति एकजुट करने में भूमिका निभाई है। जैसे कि 1876 में लिटन ने एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए और इसी समय भारत में अकाल से क्या होता है कि भारत में अकाल से प्रभावित था और लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति उपेक्षा एवं घृणा के भाव भी जाग रहे थे। और 1876 में ही सिविल सेवा में भारतीयों के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। यानी कि अभी गुस्सा होने का कारण बन गया था और इससे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन के प्रति रोष मतलब क्रोध होता है गुस्सा, ठीक है, तो गुस्सा प्रदर्शित किया। और 1878 में वर्नाकुल प्रेस एक्ट लागू किया गया, जिसके द्वारा यह घोषणा की गई कि यदि कोई भी भारतीय समाचार पत्र ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध लेखन करेगा तो उसे एक देशद्रोह की घटना के रूप में माना जाएगा
एवं उस समाचार पत्र का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी कारण बने सब राष्ट्रवाद के उदय के कारण बनते हैं। और यहीं से आप देख सकते हैं कि 1880 में ब्रिटेन में ग्लैडस्टोन की अध्यक्षता में लिबरल सरकार का गठन होता है और ये सरकार भारत में स्वयं शासन के समर्थन में थी। ठीक है, और ग्लैडस्टोन ने भारत एवं रिपन को स्थानीय सरकार की प्रोत्साहन के लिए प्रेरित किया और रिपन ने भारत में स्थानीय शासन की भी शुरुआत कर दी थी, जिसके कारण भारत में रिपन को स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है। तो भारत में क्या कह सकते हैं कि रिपन को स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है। किन्हें? रिपन को। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रवाद के कई उदय के कारण बनते हैं। ठीक है, यहीं से हम लोग जानेंगे इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, यहीं से आप क्या जानिएगा फिर? इल्बर्ट बिल विवाद। तो ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या है? ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे जानते हैं। और इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में अगर बात करें तो यह 1883 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1883 में। और इसे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो बात करें इल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 में शुरू हुआ था, तो इसमें आप कह सकते हैं कि 1880 में ग्लैडस्टोन ग्लैडस्टोन के अध्यक्षता में लिबरल पार्टी सत्ता में आया। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि रिपन भारत के नए वायसराय बने। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देखने को आपको मिलता है कि ग्लैडस्टोन भारत में स्वयं की सरकार के समर्थक थे। मतलब कि ये अपना खुद का सरकार बनाना चाहते थे। और रिपन, यहाँ से आप देखिएगा कि रिपन को भारत में स्थानीय सरकार का पिता भी कहा गया है। किसे? रिपन को कहा गया। स्थानीय सरकार का इनको पिता कहा गया है। ठीक है, और भारत में औद्योगिकरण का समर्थन भी कौन किए थे? इल्बर्ट बिल। ठीक है, समर्थन भी किया था। साथ ही साथ कई फैक्ट्री एक्ट भी लागू किया गया था। एक्ट लागू किए थे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद क्यों हुआ। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 1884 में सन 1884 में इल्बर्ट बिल विवाद शुरू हो गया। किनके काल में? रिपन के काल में। ठीक है, तो रिपन के काल में
इल्बर्ट बिल विवाद शुरू हो गया था। ठीक है, और इस बिल को कटर्नी इल्बर्ट ने 1884 में लागू किया था। कब लागू किए थे? 1884 में इन्होंने लागू किया। साथ ही साथ इस इल्बर्ट बिल विवाद में और भी देखने को मिलता है, जैसे कटर्नी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के सदस्य थे। कौन थे? परिषद के ये सदस्य थे। ठीक है, साथ ही साथ इनका मुख्य उद्देश्य, अगर इनका उद्देश्य कहा जाए तो इनका मुख्य उद्देश्य यूरोपियों एवं भारतीयों ठीक है के बीच न्यायपालिका के स्तर पर कोई भेद न हो। मतलब ये चाहते थे कि चाहे वो यूरोपीय हो या फिर भारतीय हो, ऐसा न्याय व्यवस्था होना चाहिए जिसमें दोनों इक्वल हो। ठीक है, और इसी बिल ने यूरोपियों के बीच भारी असंतोष को जन्म दिया। भारी असंतोष को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। और इसी के बीच में क्या होता है कि जो यूरोपीय रहते हैं अब इल्बर्ट बिल विवाद के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूरोपीय बिल के खिलाफ एकजुट हो गए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यूरोपीय हैं अब इस बिल के खिलाफ क्या होते हैं? एकजुट हो जाते हैं। और इसी में क्या होता है कि यह भारत में अपने विशेषाधिकारों के क्या चाहते थे? रक्षा चाहते थे। कौन? यूरोपीय। ठीक है, और इसी बीच आप देखिएगा कि यहाँ से एक बड़े प्रदर्शन के बाद सरकार ने न्यायिक संकट का सामना किया है। ठीक है, और अंत में सरकार ने इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए। अंत में सरकार क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और इसी बीच क्या होता है कि जो लॉर्ड रिपन रहते हैं, ठीक है, कौन? लॉर्ड रिपन। तो रिपन ने बिल में परिवर्तन
किया, ठीक है। और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने सभी अधिकार यूरोपियों को लौटा देते हैं। यूरोपियों को क्या करते हैं? लौटा दिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इल्वर्ट बिल विवाद जो होता है, तो यह 1883 में इल्वर्ट बिल विवाद आरंभ होता है और यह घटना भी वायसराय रिपन के काल में ही की जाती है। और भारत में इल्वर्ट बिल को, ठीक है, इल्वर्ट जो बिल रहता है इसे कौन करते हैं? तो कर्टनी इल्वर्ट के द्वारा 1884 में लागू किया जाता है। और कर्टनी इल्वर्ट, ठीक है, कर्टनी इल्वर्ट इस समय वायसराय के परिषद के क्या थे? सदस्य। और इस बिल का जो मुख्य उद्देश्य था तो वो था यूरोपियों एवं भारतीयों के बीच न्यायपालिका के स्तर पे कोई भेद न हो। मतलब कहने का मतलब है कि अब कोई भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय स्वयं को भारतीयों से जातीय रूप से श्रेष्ठ मानते थे। इसीलिए उनका कहना था कि अब कोई भी भारतीय भी यूरोपियों का केस देख सकता है, ठीक है। लेकिन इस बिल का सबसे ज़्यादा भारी विरोध करते हैं यूरोपीय, ठीक है, और वे इस बिल के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। उस यूरोपीय क्या हो जाते हैं? इस बिल के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। और अंत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, अंत में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस बिल में कई परिवर्तन किए जाते हैं। इस बिल में क्या किए जाते हैं? कई परिवर्तन देखने को मिलता है। और यूरोपीय के जितने भी विशेषाधिकार थे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो आप यहाँ से देखिएगा कि इल्वर्ट बिल विवाद को हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से कितने इजली से हमने समझ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण थे। आखिर ये जो राष्ट्रवाद हुआ था, ठीक है, हमने राष्ट्रवाद मान लिया, इल्वर्ट बिल विवाद हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हैं और कैसे कैसे राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 1885 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है। और इनके बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के चरणों के बारे में पढ़ने।